हेलो बच्चों। आई होप आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जो क्वालिटी कंटेंट है फॉर आईआईटी जेई एंड एज वेल एज फॉर नीट उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। और जैसा मैंने पहले कई बार बोला है कि ये जो कंटेंट है वो लगभग 99% जो पेड कंटेंट अवेलेबल है इंडिया में उससे बेटर ही है और हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके इसको बनाया है। ये वीडियो बेसिकली एक स्पेशल वीडियो है इसी बात को प्रूव करने के लिए कि ये जो हमारे चैनल पे कंटेंट है उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है जेई और नीट के अंदर। यूजली यू विल फाइंड डिफरेंट जगह पे जो टॉपर्स के इंटरव्यू होते हैं उसमें वो 2-4 मिनट के लिए ये बोलते हैं कि मेरी इतनी रैंक थी, मैं 4 घंटे पढ़ता था और मैंने इस इंस्टीट्यूट ने मेरे को बहुत फ़ायदा दिया। हमारे इंटरव्यू अगर तुमने पिछले फॉलो किया हो, जो भी हमने अभी तक 3-4 इंटरव्यू डाला है उसमें हमने इस पर्सपेक्टिव रादर देन अपनी मार्केटिंग करने की बजाय हमने इस पर्सपेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान दिया है कि क्योंकि एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ रिलेट करता है। उसने हो सकता है उसने लास्ट ईयर प्रिपरेशन की है, अभी बहुत सारे बच्चे अभी तैयारी कर रहे होंगे हमारे यूट्यूब चैनल से। तो इसलिए हमारा मेन फोकस इस बात पर रहता है कि जो बच्चा है वो अपनी जर्नी के बारे में बताए, वो ये बताए कि वो उसने क्या क्या अच्छा किया, क्या क्या गलत किया, वो कैसे अपने आप को मतलब मोटिवेटेड रखता था, कैसे मैनेज करता था। और यूजली यू विल फाइंड हमारे जितने भी इंटरव्यू हमने सभी इसी लाइन पे लिए हैं। तो इसी कड़ी में आज का वीडियो भी है और दिस इज़ ए वेरी स्पेशल वीडियो बिकॉज जो बच्चा है आदित्य, उसने क्या किया है, उसने केवल यूट्यूब चैनल से पढ़ाई की, कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है। इनफैक्ट उसने कोई टेस्ट सीरीज तक भी ज्वाइन नहीं की थी जैसा उसने बताया, और उसने केवल यूट्यूब चैनल से पढ़ाई की है हमारे। उसका और भी मज़ेदार बात क्या है, इससे भी बड़ी बात क्या है कि उसका आईआईटी जेई में भी सिलेक्शन हुआ है और नीट में भी सिलेक्शन हुआ है, बहुत ही अच्छी रैंक से हुआ है। ठीक है, एंड आई विल से कि उसकी जो जर्नी है वो बहुत सारी चीज़ों को प्रूव करती है या फिर बहुत सारी जो तुम्हारे दिमाग में डाउट्स होंगे उसको दूर करेगा। तो मैं एक बार पहले बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि जिस बच्चे के बारे में बात चल रही है वो ऑफकोर्स आदित्य है, उसका नाम आदित्य है। अब देखो उसने क्या किया, जेई मेंस 2021 में उसने फेब का अटैम्प्ट नहीं दिया, मार्च का अटैम्प्ट नहीं दिया, अप्रैल के अटैम्प्ट में उसके 98.46 परसेंटाइल आया। ठीक है, फिर मई वाले अटैम्प्ट में उसका 99.34 परसेंटाइल आया। तो जैसा हम जानते हैं कि मेंस के शुरू वाले में परसेंटाइल लाना इजी है, ये बात बिल्कुल सही बात है। बट अगर एक बच्चा मेहनती है तो बाद में भी उसका चांस बढ़ता ही जाएगा। मतलब अगर सभी का परसेंटाइल कम आ रहा है तो किसी का बेटर भी तो आएगा ऑफकोर्स मई वाले उसमें। तो अगर किसी बच्चे की प्रिपरेशन अभी उसको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा कोर्स शायद फरवरी तक कंप्लीट ना हो पाए, तो ऐसा नहीं कि हम हार मान के छोड़ देंगे, बेस्ट इसी में होगा। लगातार मेहनत करते जाओ, तुम्हारा आगे भी अच्छा हो सकता है। ठीक है, अब इस बच्चे का जो ऑल इंडिया रैंक आया मेंस में दैट वाज 6877। तो यहाँ पे तुम क्लियर कट ये देख सकते हो कि ये जो आदित्य है बच्चा वो लगातार मेहनत कर रहा था। पहले 2 अटैम्प्ट उसने दिए नहीं, फिर 98 आया, फिर उसका 99 आया, मतलब बढ़ा उसका, और उसका जो रैंक आया वो 6877 आया। इसके बाद जो जेई एडवांस है वो उसके बाद में हुआ, उसमें उसका रैंक और भी बेटर आया, दैट वाज 3616। ये ठीक है, मतलब उसने रैंक अपना लगभग फिर आधा कर दिया, एंड दैट इज़ ए वेरी बिग थिंग। इसमें एक चीज़ और है, जो उसके मार्क्स आए वो देखो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसके फिजिक्स में मार्क्स 60 आया, एडवांस की मैं बात कर रहा हूँ। 360 में से 160 मार्क्स आया, जिसमें फिजिक्स में 60 आया, केमिस्ट्री में 81 आया, मैथ्स में 19 आया, केवल 19 आया। क्योंकि ऑफकोर्स वो बायो और इसका दोनों की जगह तैयारी कर रहा था, तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो उसका दोनों तरफ से उसको करना ही था। तो मैथ की बजाय उसका मेजर फोकस ऑफकोर्स बायो पे था। बट फिर भी देखो बच्चे ने 3616 ऑल इंडिया रैंक लेके आया आईआईटी जेई एडवांस में। तो ये वैसे तो देखो अगर मेरे से बच्चा पूछता है तो मैं फ्रेंकली हमेशा ये बोलता हूँ कि जो बच्चा प्रिपरेशन शुरू कर रहा है उसके लिए तीनों जो सब्जेक्ट हैं वो एट पार होने चाहिए, तभी उसकी बेस्ट पॉसिबल रैंक आएगी। ठीक है, क्योंकि हमें सेम ही आईक्यू चाहिए होता है। अगर एक सर्टेन आईक्यू है बच्चे का और अगर वो फिजिक्स में इजी क्वेश्चन कर सकता है तो उसके पास कैपेबिलिटी है मैथ में भी इजी क्वेश्चन करने की, तो उसको वहाँ पे ज़्यादा स्कोरिंग हो जाएगा। बट ये वाली चीज़ इस आदित्य ने बोल सकते हैं काइंड ऑफ डीबंक की है कि अगर एक सब्जेक्ट वीक है, ये ठीक है, जैसे अब इसके पास टाइम ऑफ कोर्स 4 सब्जेक्ट करने थे इसको, तो मैथ पे उतना समय नहीं दिया होगा, तो भी एक डिसेंट सी रैंक लाई जा सकती है। ठीक है, तो मैथ में केवल 1919 मार्क्स आया, केमिस्ट्री में 81 मार्क्स आया, फिजिक्स में 60 मार्क्स आया, तो भी इसकी रैंक 3616 था, ये 3616 रैंक था, विच इज़ वेरी गुड रैंक।
अब इसके बाद इसने नीट दिया नीट में इसके 682 मार्क्स आए 720 में से, मतलब अल्टीमेट फोड़ू। फिजिक्स में 150 मार्क्स आया, केमिस्ट्री में 172 मार्क्स आया, बायो में 360 मार्क्स आया। ऑल इंडिया रैंक इसकी नीट में 751 आया, 751। मतलब ऑफकोर्स नीट की तैयारी कर रहा था तो 751 आया। और ये सब इसने किया केवल यूट्यूब को फॉलो करके। इवन अगर इसने टेस्ट सीरीज भी ली होती तो आई एम श्योर इसका और अच्छा मार्क्स आता। अच्छा, जब इस बच्चे से हमारी बात हुई तो हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ाते इसने बोला था कि हमने पूरा वही फॉलो किया है। तो रादर देन मेकिंग ए जैसे बोलते हैं मार्केटिंग वीडियो, वी रिक्वेस्टेड हिम कि यार तुम अपनी जर्नी के बारे में बताओ, आराम से बताओ, क्योंकि हमारे भी यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और टाइम टू टाइम उन्होंने वैसे कमेंट में, अगर तुम किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके देखोगे तो जैसे बोलते हैं किसी भी एवरेज आईक्यू वाले बच्चे को समझ में आएगा कि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ कंटेंट कितना है, कंप्लीटनेस ऑफ कंटेंट है, ये सब उसको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। बट फिर भी एक हमें सेकंड जिसको बोलते हैं ना अश्योरेंस चाहिए होता है, उससे रिलेटेड भी हमने एक दो वीडियो ऑलरेडी डाल रखे हैं जिसमें उन्हें ये समझाया था। बच्चे ने बोला कि प्योरली यूट्यूब से पढ़ के भी 1000 के अंदर भी रैंक आया लोगों का। तो ये भी उसी का एक एग्जाम्पल है कि केवल यूट्यूब से पढ़ के विदाउट किसी एक्स्ट्रा हेल्प के ही हैज़ अचीव्ड दिस हाइट। तो अगर तुम पढ़ रहे हो और तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट आए तो अब वो नहीं आना चाहिए। तो जब हमारी टीम की से बात हुई तो हमने आदित्य से बोला कि तुम अपनी जर्नी के बारे में बताओ ताकि बच्चे उससे रिलेट कर पाएँ, अपनी मिस्टेक्स के बारे में बताओ। तो उसने बहुत डिटेल में आराम से बताया है। तो अब मेरे इस क्लिप के बाद उसी का वीडियो चलेगा जिसमें उसने टाइम निकाल के आप सब लोगों की भलाई के लिए ये पूरा वीडियो बनाया है, टाइम इन्वेस्ट किया है। अब देखो उसने टाइम इन्वेस्ट किया है तो ऑफकोर्स उसको अगर वो नहीं देगा वीडियो तो भी परफेक्टली फाइन था, उसकी तरफ से उसको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला। बट उसने इसको एज ए हेल्प ही दिया है ताकि आगे जो कोई बच्चा अगर फाइनेंशियली वीक है तो उसकी किसी भी तरीके से हेल्प हो जाए। तो जब उसने टाइम दिया है तो इट इज़ योर ड्यूटी ऑल्सो कि तुम भी उसको ध्यान से देखो, पूरे को देखो। और मतलब जैसे उसने चिल मार के आराम से बनाया, मैं देख रहा था उसका पूरा वीडियो। तो अगर यू फाइंड इट स्लो तो फिर ऐसा भी कर सकते हो 1.5 या 2 स्पीड पे भी देख सकते हो आराम से। बट आई विल सजेस्ट कि पूरा देखो, जो बच्चे यूट्यूब से तैयारी करें, जो नहीं भी कर रहे हैं उनको भी। एक जैसे बोलते हैं ना, बच्चे बोलते हैं कि इतना करना काफ़ी है क्या, तो यू विल फाइंड कि अगर हम स्मार्टली करें और हमारी प्रिपरेशन अगर 100 के बजाय 80 तक ही हम कर पाएँ, इतना ही टाइम बचे, तो भी उसमें बहुत अच्छी रैंक जनरेट किया जा सकता है। तो अगेन आई विल एम्फेसिस कि तुम इस पूरे वीडियो को देखो। एक जैसे आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा क्या होता है ना, जैसे बोलते हैं ना फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो करके बोलते हैं, या फिर आई विल से कि फॉल्ट करके बोलते हैं, फियर ऑफ लूजिंग टाइम। ठीक है, तो वो ऐसा सोचेंगे यार इसमें मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। जो भी काम की चीज़ होगी ना, जैसे ये वाला वीडियो काम की चीज़ है, उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, वो छोड़ के फिर मतलब वो कुछ ना कुछ गलती कर रहे होंगे, उस गलती के लिए वो 50 वीडियो और देख डालेंगे, मतलब 10 गुना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर डालेंगे रादर देन एक ऑथेंटिक चीज़ को वो पूरा देखें। ये ठीक, उनको ये होता है कि यार टाइम वेस्ट ना हो जाए मेरा। तो आई विल से कि अगर किसी भी तरह का तुम्हें अपनी प्रिपरेशन में डाउट है तो दैट वुड बी कवर्ड इन सम वे इन दिस वीडियो। तो आई होप यू विल enjoy दिस वीडियो एंड इट विल बी फ्रूटफुल फॉर योर प्रिपरेशन। कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो सर और हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आदित्य शर्मा। और मैंने इस साल जेईई और नीट दोनों ही एग्ज़ाम दिए थे और दोनों ही मेरी काफ़ी अच्छी रैंक आई है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी इतनी अच्छी रैंक। और मैंने जो प्रिपरेशन की थी वो सिर्फ यूट्यूब के थ्रू की थी, और जो मटेरियल था, कोचिंग मटेरियल या फिर जो मैंने सॉल्व किया था, वो मैंने या तो कहीं से बोरो किया था थोड़ा बहुत, और बाकी मैंने टेलीग्राम और गूगल के थ्रू पीडीएफ्स डाउनलोड करके वहाँ से किया था। तो मैंने कोई ऑनलाइन कोचिंग नहीं ली पेड, और ना ही कोई ऑफलाइन कोचिंग जाता था मैं। तो ये जो मेरी प्रिपरेशन की जर्नी थी, इस जर्नी में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी और काफ़ी सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आपको बताऊँ ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो जाए, और कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे बाद में जाके पता चली और जो आपको अभी पता चल जाएंगी तो आप फ़ायदे में रहेंगे ज़्यादा। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं सबसे पहले तो टीम कंपटीशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ के
कि उनके प्लेटफॉर्म पर आकर आपको कुछ टिप्स दे सकूं। और सभी जो टीचर्स हैं, इन्हीं की वजह से मेरा सिलेक्शन हो सका है, तो उसके लिए तो मैं ज़िंदगी भर इनका आभारी रहूँगा। सो अगेन थैंक यू। सो सब मैंने पूरा नोट कर लिया है ताकि मैं कोई चीज़ भूल ना जाऊँ। मैंने सारे पॉइंट्स नोट किए हैं ताकि जितनी भी बातें मैं कहना चाहता हूँ वो मैं सारी आप तक डिलीवर कर पाऊँ। तो सबसे पहला पॉइंट है थ्योरी। तो थ्योरी में कितना इनफ है थ्योरी, सबसे पहला सवाल यही आता है। लोग काफ़ी अनसेटिस्फाइड रहते हैं कि उनको और थ्योरी चाहिए, उनको लगता है कि ये जो टीचर ने कराया ये थ्योरी कंप्लीट नहीं है। तो एक्चुअली बात ऐसी है, जब आप एडवांस लेवल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अक्सर आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो थ्योरी है वो इनसफिशिएंट है, बट एक्चुअली एडवांस लेवल क्वेश्चंस को इस तरह से ट्विस्ट करके बनाया जाता है कि वो थोड़े से थ्योरी को और बेटर एप्लीकेशन को वो करते हैं। जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी ट्विस्टेड होते हैं, तो उसमें जो थ्योरी जो कॉन्सेप्ट लग रहा होता है उसको थोड़ा और अच्छे से दिमाग में सोचना पड़ता है और थोड़ा बेटर वे में अप्लाई करना पड़ता है। तो एप्लीकेशन पर थोड़ा टफ हो जाता है, उसमें कॉन्सेप्ट अगर आपको पता भी हो तो एप्लीकेशन टफ हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी थ्योरी कम हो गई, थ्योरी आपकी वही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा कंसेप्ट है जो आप देख रहे हैं कि बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चंस में, तो आप उसको अपनी नोट्स में स्टार मार्क कर लीजिए। और अगर कोई ऐसा कंसेप्ट है जो मल्टीपल टाइम्स आ रहा है लेकिन आपने नोट्स में नहीं लिखा, तो आप उसको लिख लीजिए अपने नोट्स में, ठीक है। और एक चीज़ की जो थ्योरी है वो आप खुद लिखिए, मतलब नोट्स आप खुद बनाइए तो बेटर रहेगा। जो सेल्फ मेड नोट्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं, क्योंकि जब उनको आप रिवाइज करते हैं तो आपको पूरा वो वक्त याद आता है जब आपने वो नोट्स बनाए थे। तो जो भी उस वक्त टीचर ने कहा था वो सब आपको अपने आप याद आ जाता है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट तो था थ्योरी पे। सेकंड पॉइंट है क्वेश्चंस का सोर्स, कि आपको क्वेश्चंस कहाँ से करने चाहिए। तो सबसे बेस्ट सोर्स तो होता है, अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो वहाँ से जो मटेरियल मिला है वही सबसे बेस्ट सोर्स है। सिर्फ सबसे पहले उसी को कीजिए, वो पूरा कंप्लीट कीजिए, तब किसी और चीज़ को करने के बारे में सोचिएगा, ठीक है। और उसके बाद आता है टेलीग्राम। टेलीग्राम से आप किसी भी कोचिंग के, मतलब मोस्ट ऑफ द जो फेमस कोचिंग्स हैं उनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं कोचिंग के मटेरियल के, ठीक है। तो मैंने भी वहीं से किया था, टेलीग्राम से। तो किसी भी एक कोचिंग मटेरियल को चूज़ कर लीजिए और उसके उसके पीडीएफ डाउनलोड करके उसी को यूज़ कीजिए पूरे अपने प्रिपरेशन के दौरान। और अब थर्ड ऑप्शन जो है वो है बुक्स। तो बुक्स को मैं कहूँगा कि आप एज अ मेन कोचिंग मटेरियल की तरह मत यूज़ कीजिए, उससे बेटर रहेगा कि आप कोई कोचिंग मटेरियल को फॉलो करें। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है ये बुक्स के साथ, मैंने खुद भी देखा है कि आप अगर बुक्स को यूज़ करेंगे एज योर मेन मटेरियल तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं होता, मतलब उसके काफ़ी डिसएडवांटेजेस होते हैं। और बुक्स को आप रेफरेंस की तरह यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये मेरा मतलब पर्सनल प्रेफरेंस है, बट स्टिल एक्सपीरियंस की वजह से बोल रहा हूँ कि आप बुक्स को रेफरेंस के लिए यूज़ कीजिए तो बेटर रहेगा। जैसे आपके पास जब ज़्यादा टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम है, तो आप बुक पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपके जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सही हो सकते हैं और थोड़ा और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो गया सेकेंड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। तो थर्ड पॉइंट है हाउ टू प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस कैसे की जाए क्वेश्चंस की। तो इसके लिए मैंने पहले तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको 3 कैटेगरी में ब्रेक किया है। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है, अगर जिस स्टूडेंट के क्वेश्चंस जो जेईई मेंस लेवल के हैं वो 80 से 90% सॉल्व हो जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर आप काफ़ी अच्छे जा रहे हैं और आप अच्छा परफॉर्म करेंगे एग्ज़ाम में। बस आपको ऐसे ही करते रहना है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। और बस, और हाँ, एडवांस में अगर आपके 50% के आसपास क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो भी अच्छा है, मतलब अगर एडवांस लेवल का पेपर है, ज़्यादा हाई नहीं है और ज़्यादा लो भी नहीं है, ठीक है। और अगर आपके 50% क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं मेंस लेवल के और एडवांस में 30% या इसके आसपास सॉल्व हो रहे हैं, तो मतलब कि आपको थ्योरी पे थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। आपको फिर से मल्टीपल रिविजन्स करने चाहिए अपनी थ्योरी के, ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो और माइंड में क्लियर रहें, ज़्यादा टाइम ना लगे आपको।
चीज़ें समझने में, जल्दी आप कर पाएँ सॉल्व क्वेश्चंस। तो जो 50% क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं वो धीरे-धीरे करके 70 जाएगा, फिर 80 जाएगा, तो वो धीरे-धीरे अपने आप बढ़ जाएगा और आप सेकंड कैटेगरी से फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट बन जाएँगे, ठीक है? उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है, उसमें आते हैं वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स जो 50% से कम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, और मेंस लेवल की बात कर रहा हूँ, और एडवांस में 10 से 15% के आसपास सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहूँगा कि सबसे बेस्ट तरीका रहेगा कि आप क्या कीजिए, अपनी जो नोटबुक जिसमें आपने नोट्स बनाए वो खोल के रखिए, और साथ में जो डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं आप, या फिर कोई भी मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं, वो स्टार्ट कर दीजिए सॉल्व करना। जैसे ही आप कहीं अटकते हैं, तुरंत अपने नोट्स को रेफ़र कीजिए और उसमें चेक कीजिए कि कैसे होगा क्वेश्चन, क्या फॉर्मूला लग रहा है, कैसे अप्लाई होगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और जो थ्योरी पार्ट है वो आपको ज़्यादा क्लियर होता जाएगा, आपके मेमोरी में रिटेन हो जाएगा, मतलब काफ़ी अच्छे से आपको याद हो जाएगा, और उसके अलावा आप उसको अप्लाई करना सीख जाएँगे काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस में। तो ये तरीका रहेगा आपके लिए, और धीरे-धीरे आप थर्ड कैटेगरी से सेकंड में जाएँगे, फिर सेकंड से फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट बन जाएँगे, ठीक है? बट इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा काफ़ी। और एक चीज़ और, कि जैसे जब आप ये स्ट्रैटेजी फ़ॉलो कर रहे होंगे, तो आपको धीरे-धीरे स्ट्रैटेजी पे डिपेंडेंस कम करनी पड़ेगी, क्योंकि आप एग्ज़ाम में जब जाएँगे तो ऑफ़ कोर्स एग्ज़ाम में तो आपको खुद ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, वहाँ पे तो नोट्स नहीं खोल के बैठ सकते ना। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप कैटेगरी में जंप करेंगे, नेक्स्ट कैटेगरी में बेटर होते जाएँगे, तो आपको इस आदत को धीरे-धीरे कम करना होगा, ठीक है? उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि आप फ़ोकस किस सब्जेक्ट पे करें। तो मेरा मानना तो यही है कि सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि वो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स फेच करेगा, मतलब काफ़ी अच्छी रैंक करेगा आपकी। बट एक चीज़ और, कि ऐसा भी ना हो कि बाकी आपका जो वीक सब्जेक्ट है सबसे, वो एकदम पीछे रह जाए। उसके ईज़ी जो पार्ट्स हैं, जो भी ईज़ी चैप्टर्स हैं, उनको ज़रूर कवर कर लीजिएगा, ताकि ईज़ी मार्क्स जो है आपके टफ सब्जेक्ट में वो कवर हो जाए, ठीक है? ताकि उसमें ईज़ी वाले क्वेश्चंस हो जाएँगे, तो वो उसमें मार्क्स भी आ जाएँगे, और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी अपने टफ सब्जेक्ट में। और जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसमें आप ज़्यादा ध्यान दें, ताकि उसमें ज़्यादा नंबर आने के चांस रहेंगे कि आप स्ट्रॉन्ग हैं उस सब्जेक्ट में। अगर मान लीजिए आपका कोई सब्जेक्ट आपको लगता नहीं स्ट्रॉन्ग है या वीक है, आप एवरेज पे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप केमिस्ट्री की तरफ जाएँ, कि केमिस्ट्री को आप स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। बिकॉज़ केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने में टाइम कम लगता है, और मार्क्स आना जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि रिज़ल्ट्स जल्दी मिलने लगते हैं। और ऐसा मैंने भी किया था, क्योंकि मेरे पास मैथ सॉल्व करने का टाइम नहीं था इतना, प्रैक्टिस मेरी ज़्यादा हो नहीं पा रही थी बायो की वजह से। तो मैंने क्या किया, मैंने केमिस्ट्री पे फ़ोकस किया, उसका रिवीजन कई बार किया। उससे क्या हुआ कि रिवीजन कई बार करने से केमिस्ट्री याद तो हो ही गई, और समझ तो वैसे भी आने लगी, क्योंकि उसमें रिवीजन ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और कुछ क्वेश्चंस कर लो तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो बस मेरा तो यही स्ट्रैटेजी थी, केमिस्ट्री को टारगेट बनाओ एडवांस के लिए, ताकि मार्क्स भी अच्छे आ जाए और रैंक भी अच्छी हो जाए, ठीक है? बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको आप ज़्यादा फ़ोकस करें। बट एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि जे एडवांस में जो 10% क्राइटेरिया होता है, उसको ज़रूर फुलफ़िल कर लें, यानी कि इतने मार्क्स ला लें तीनों में कि आप क्वालीफ़ाई कर जाएँ तीनों सब्जेक्ट में। नहीं तो आपकी रैंक आप नहीं दिखा आपको अपनी रैंक भी नहीं दिखेगी, अगर आपने एक भी सब्जेक्ट में क्वालीफ़ाई नहीं किया, ठीक है? तो ये था मेरा फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं कि मैंने क्या-क्या मिस्टेक्स की थी। तो मेरी पहली मिस्टेक्स की, मैंने कोई कोचिंग या कोई ऑनलाइन या ऑफ़लाइन कोचिंग नहीं जॉइन की। तो ये मिस्टेक कैसे हुई, कि इस मिस्टेक के से मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया चीज़ें समझने में, क्योंकि कोई भी कोचिंग या प्लेटफ़ॉर्म जॉइन करने का एडवांटेज यही होता है कि आपको गाइडेंस स्टार्टिंग से मिलने लगती है, तो आप चीज़ें जल्दी समझने लगते हैं, ठीक है? तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि अगर आप फाइनेंशियली एबल हैं कि आप कोई कोचिंग या ऑनलाइन या ऑफ़लाइन कोचिंग जॉइन कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप जॉइन करिए, अगर आप कर सकते हैं तो। क्योंकि इसमें अपनी स्टडीज़ में अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसका आपको लॉस तो नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा हमेशा, ठीक है? तो ये मेरी रिकमेंडेशन है। और सेकंड मिस्टेक जो की थी, कि मैंने कोई एक सिंगल मटेरियल पे स्टिक नहीं किया। मैं
बार बार जंप करता रहता था एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पे। तो इसका डिसएडवांटेज होता है कि जब आप कंप्लीट नहीं करते कोई एक मटेरियल तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एक मटेरियल किया तो आप कंप्लीट जब कर लेंगे उसको तो आपको एक काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस फील होगा अपने सभी सब्जेक्ट्स पे, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने रिसोर्सेज को लिमिट कीजिए। ये मैं कह रहा हूँ मटेरियल के लिए, ना कि लेक्चर्स के लिए। लेक्चर्स तो आप कई जगह से देख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। बट जो रिसोर्सेज हैं उनको लिमिट करने का मेरा मतलब है कि मटेरियल जो आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मटेरियल यूज़ करें वो पहले एक जगह का पूरा कंप्लीट कीजिए। जब वो हो जाए तो आप दूसरा कर सकते हैं, कोई बुक कर सकते हैं या फिर कोई और मटेरियल पे जा सकते हैं, ठीक है। और थर्ड थर्ड जो मिस्टेक थी वो थी काफ़ी सारी डिस्ट्रैक्शन थी, वो तो सबके ही प्रिपरेशन के दौरान आती हैं। तो लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इनको थोड़ा मिनिमाइज़ करके रखना चाहिए। कैसे करते हैं वो भी अभी मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ मिस्टेक जो थी कि मैंने रेगुलर टेस्ट नहीं दिए थे। ऑफ कोर्स मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन नहीं की थी तो रेगुलर टेस्ट भी नहीं देता था। मैंने सिर्फ लास्ट में 2-3 टेस्ट दिए थे एडवांस के, और मेंस के तो मैंने वही जो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट हुए थे उन्हीं को एज अ टेस्ट बना के दे दिया था, ओके। और तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेगुलर टेस्ट देना, क्यों? क्योंकि आपका रेगुलर असेसमेंट होता रहता है। मतलब आप अपने आप को बार बार टेस्ट कर पाते हैं टाइम टू टाइम कि आप सही जा रहे हैं या गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेगुलर टेस्ट देना। और अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस नहीं हुआ है पूरा जो टेस्ट में आ रहा है, तो भी आपको देना चाहिए टेस्ट। कि इसका एडवांटेज क्या होता है कि जब आप टेस्ट दे के आते हैं तो जो अभी आपने क्वेश्चन गलत किया है तो उसका जब सॉल्यूशन देखेंगे आप गलत करने के बाद, जब एनालिसिस करेंगे तो जब देखेंगे कि आपने उस क्वेश्चन को गलत किया है, तो अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई पेपर में आता है तो आपके दिमाग में तुरंत वो बात क्लिक कर जाएगी कि आपने टेस्ट में क्वेश्चन गलत किया था। तो भले आपको नोट्स में से वो कॉन्सेप्ट याद ना हो, पर वो क्वेश्चन की वजह से, जो क्वेश्चन पे टेस्ट में आया था उसकी वजह से आपको वो बात याद रह जाएगी, तो एग्ज़ाम में आपको गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो टेस्ट का काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है कि आप गलतियाँ पहले ही कर चुके होते हैं, तो गलती फिर से होने का चांस कम हो जाता है एग्ज़ाम के वक्त। तो इसीलिए आपको रेगुलर टेस्ट देने चाहिए, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट जो है, मतलब ये चीज़ जो थी ये मैंने धीरे धीरे सीखी और मेरे को समझ आया कि इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। वो है रेगुलर रिविज़न। रेगुलर रिविज़न का मतलब जैसे अगर आपने आज कुछ पढ़ा तो कल आप पहले उसको रिवाइज़ करेंगे, तब आप उस दिन नेक्स्ट जो पढ़ाया जाएगा उसकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स ने मेरे से कई बार पूछा कि क्या मैं सिलेबस होने के बाद अपना रिविज़न कर सकता हूँ? तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि आप सिलेबस ख़त्म होने का वेट बिल्कुल मत कीजिए रिवीजन के लिए एटलीस्ट, क्योंकि अगर आप वो करेंगे तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका सिलेबस शायद ख़त्म ही ना हो। अगर सिलेबस नहीं ख़त्म होगा तो आप रिवीजन कब करेंगे? तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जैसे जैसे सिलेबस चल रहा है आप कंटिन्यूसली रिवीजन भी करते जाएँ, ठीक है। थोड़ा बहुत टाइम निकाल लीजिए। वैसे भी अगर मान लीजिए आपने आज कुछ पढ़ा है तो कल आपको रिवाइज़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मान लीजिए आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब आप अगर रिविज़न करने बैठेंगे तो कई सारी चीज़ें आप भूल चुके होंगे, तो रिविज़न करने में ही अपने आप में काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप डेली रिविज़न करेंगे तो उसका एक एडवांटेज ये होगा कि आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और रिविज़न भी होता जाएगा, ठीक है। और और अगर मान लीजिए आपका फॉर एग्ज़ाम्पल 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया, बट अब आपका टाइम खत्म हो गया है, लेकिन आपने रेगुलर रिविज़न वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो करा था, तो एटलीस्ट उस 80% में आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे और अगर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो ज़्यादातर आप सॉल्व कर पाएँगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपका 100% सिलेबस कंप्लीट भी हो गया और आपने रिविज़न नहीं किया, तो आप उस पूरे 100% में कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे होंगे। तो उससे क्या होगा कि जो भी आप क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, आप पूरी तरह से उसमें फ़ोकस नहीं कर पाएँगे और मतलब आपको काफ़ी टाइम लगेगा चीज़ें रिकॉल करने में, ठीक है? तो इसलिए रिविज़न काफ़ी ज़रूरी है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है? अब मिस्टेक्स मैंने बता दी जो मैंने की थी, ज़्यादातर जो मेजर मिस्टेक्स मैंने की थी। सिक्स्थ पॉइंट है कि मिस्टेक्स को ओवरकम कैसे करें, उनसे आगे कैसे बढ़ें। तो सबसे पहले बात इसमें मैं कहूँगा कि कभी भी मिस्टेक्स पर रिग्रेट ना करें। मिस्टेक्स पर रिग्रेट ना करने का मेरा मतलब है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आप उस पे बैठ के पछतावा ना करें, क्योंकि बैठ के अगर आप पछतावा करेंगे तो आप और टाइम वेस्ट कर देंगे और जिसका कोई सेंस नहीं बनता। अब अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया तो अब फिर से टाइम वेस्ट करें उसी बात को सोच के,
तो वो भी अपने आप में टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो नहीं करना चाहिए। तो आपको करना क्या चाहिए, आपको उसको भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और सोचना चाहिए कि जो टाइम बचा है उसको मैं कैसे सही तरीके से यूटिलाइज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। ऐसा भी होगा कि स्टार्टिंग में कि जो आप टारगेट बना के चल रहे हैं कि आज मैं ये करूँगा, कल मैं ये करूँगा, वो धीरे-धीरे आपको ऐसा लगेगा कि आप समय पे पूरा नहीं कर पा रहे चीज़ों को। आपको पेस नहीं मिल रही जिस पेस से आप अपना सिलेबस करना चाहते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेंशन में आ जाएँ और स्लो हो जाएँ। इम्पोर्टेंट ये है कि आप करते रहें। आपको पेस धीरे-धीरे मिल जाएगी, वो पेस जो आप चाहते हैं सिलेबस की जो पेस चाहते हैं कि आप इस पेस से सिलेबस कंप्लीट करें, वो पेस धीरे-धीरे आएगी। स्टार्टिंग में आप थोड़ा स्लो होंगे, फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप कंसिस्टेंट होते जाएँगे, वैसे-वैसे आपकी पेस भी आपको मिलने लगेगी, जो आप पेस चाहते हैं। ओके? तो इम्पोर्टेंट क्या है? कंसिस्टेंसी। उसके अलावा और बातें मैं कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे नोट्स बनाना काफ़ी ज़रूरी है, जैसे मैंने पहले ही बताया। खुद बनाइए, बेस्ट है वही नोट्स। उसके अलावा डिस्ट्रैक्शन को कैसे कम कर सकते हैं? जैसे आप क्या कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से एक एग्रीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फ़ोन से पढ़ते हैं तो आप फ़ोन को छोड़ तो सकते नहीं, लेकिन आप अपनी मम्मी या पापा को बोल सकते हैं कि आपका ध्यान रखें कि आप कभी कम से कम डिस्ट्रैक्ट हो। जैसे ही आप डिस्ट्रैक्ट हो तो वो आपको गाइड कर दें उस वक़्त, चाहे जैसे मर्ज़ी, ठीक है? आप बोल सकते हैं ऐसा। और साथ में आप क्या कर सकते हैं, अगर आप फ़ोन से नहीं पढ़ते तो आप फ़ोन अपने मम्मी को या पापा को दे दीजिए और दिन में सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए फ़ोन लीजिए और उनसे बोल दीजिए कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, तो 15 से 20 मिनट होते ही आपका काम है कि आप मेरे से फ़ोन छीन लें, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि डिस्ट्रैक्शंस ज़ीरो तो वैसे भी हो नहीं सकती, पूरी तरह ख़त्म तो हो नहीं सकती, पर मिनिमम हो सकती हैं, ठीक है। अगर आप कोई गेम खेलते हैं तो गेम को डिलीट कर दीजिए, या फिर और भी तरीके होते हैं, जैसे आप कोई ऐसा चीज़ कर दीजिए जिससे वो गेम में आपकी आईडी बैन हो जाए। अगर आप इतना कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया। बाकी आप डिलीट कर देंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब एक नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिया है वो है टेस्ट एनालिसिस। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है टेस्ट एनालिसिस में, कि पहले तो आप टेस्ट दीजिए, तो टेस्ट देंगे जब, उसके बाद उस दिन उसका पूरा एनालिसिस कीजिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप टेस्ट को एनालाइज़ नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा आपकी मिस्टेक्स क्या-क्या हैं। और मिस्टेक्स जानना ही टेस्ट का एक टारगेट होना चाहिए, कि टेस्ट देने का रीज़न क्या होना चाहिए, कि आप जो भी मिस्टेक्स किए हैं वो आपको पता चले, ताकि वो आगे मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे आप कोई नोटबुक बना लीजिए, उसमें जो टफ क्वेश्चंस थे और जो रॉन्ग क्वेश्चंस थे उनके बारे में लिखिए, उनकी लिस्ट बनाइए, और जो टफ क्वेश्चंस थे उनके कॉन्सेप्ट्स वगैरह को लिखिए। और अगर कोई आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं तो उसको भी लिख लीजिए, और सिली मिस्टेक्स रिपीट नहीं होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। जैसा कि एबीसी सर भी पहले कह चुके हैं कि कभी भी मिस्टेक्स जो हैं वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। आप मिस्टेक्स करें, उसके बाद उससे सीखिए, तो नेक्स्ट टाइम कम से कम वो मिस्टेक ना हो, कोई दूसरी मिस्टेक करिए, फिर उसको नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कई स्टूडेंट्स का सवाल आता है कि मेरे को मोटिवेशन कहाँ से मिलती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट मोटिवेशन तो मेरे को यहाँ से मिलती है कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, अगर वो सॉल्व होने लगते हैं तो मेरे को अपने आप से ही एक अंदर से फील आने लगती है कि हाँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो वर्क कर रहा है और क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। तो एक तो मोटिवेशन यहाँ से आती है, और दूसरी मोटिवेशन कहाँ से आती है, जब मैं लेक्चर देखता हूँ, जो जो टीचर्स पढ़ाते हैं, जैसे कि एएल के सर और एवीजे सर, तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर देते हैं अपने लेक्चर्स के दौरान ही, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगते हैं। एएल के सर के लेक्चर तो आपको पता ही है कि कितना मतलब मज़ा आता है जब उनके लेक्चर देखो, तो जो अपनी स्टोरीज़ वगैरह वो बताते हैं, और जो भी अपने एक्सपीरियंसेस हैं, और उनके बोलने का तरीका ही काफ़ी अलग है, और वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं अपने आप में ही मोटिवेट कर देती हैं कि हाँ, मुझे कुछ करना है। और थर्ड जो मेरे लिए मोटिवेशन वाली चीज़ होती है वो है प्रेशर। जब ड्रॉप ईयर में गया तो मेरे ऊपर अपने आप से ही प्रेशर था कि इस बार मुझे कुछ ना कुछ करना है, और वो प्रेशर ही समझ लीजिए एक मोटिवेशन बन गया मेरे लिए, ठीक है। तो आई होप आपके लिए भी बन जाए। तो प्रेशर कोई बुरी चीज़ नहीं होती अगर आप उसको सही वे में लेते हैं, ठीक है। प्रेशर का मतलब यही होता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और लास्ट में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ, जैसे कि करना कैसे, स्टार्टिंग लेक्चर्स देखने हैं, नोट्स बनाने हैं,
क्वेश्चन सॉल्व करने हैं डेली, ठीक है। और उसके अलावा जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको मार्क करना है ताकि रिवीजन में आसानी हो। और वीकली और मंथली टेस्ट देने हैं, जैसे भी आपके चल रहे हैं टेस्ट सीरीज़ में जो सिलेबस है टेस्ट का, उनके अकॉर्डिंग रिवीजन करते रहना है, जो नोट्स बनाए उनका। और जैसे जिस दिन टेस्ट दो दिन उसका एनालिसिस करें अच्छे से। और डेली रिवीजन तो मैंने बता ही दिया। और एक चीज़ और कि आप 4 घंटे के स्लॉट्स में स्टडी करें। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में जाते हैं 3 घंटे आपको बैठना पड़ता है पेपर पे, और तब प्रेशर भी होता है। तो अगर आपको घर पे एटलीस्ट 4 घंटे बैठने की आदत होगी तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप एग्ज़ाम में जो प्रेशर है उसको हैंडल करते हुए एटलीस्ट 3 घंटे वहाँ रह पाएंगे अच्छे से, और मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए 4 घंटे के स्लॉट्स में स्टडी करें, ठीक है। और एक बात कहना चाहूँगा कि प्रिपरेशन कभी भी किसी की स्मूथ नहीं होती, ठीक है। सबकी जो प्रिपरेशन होती है उसमें कोई ना कोई उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इवन जो टॉपर होगा उसकी भी प्रिपरेशन स्मूथ तो नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव रहे ही होंगे, ठीक है। तो आपके में भी होंगे। तो बस करना क्या है, आपको फाइट मारना है, लगातार फाइट मारना है। अगर आप गिरते हैं तो आपको उठना है वापस से, और फिर से आपको अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना है जब तक आपके पास टाइम है, ठीक है। अगर आपको कोई कहता है कि टाइम कम है, तो ऐसा नहीं है कि टाइम कम है। आप जो टाइम है उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप हार मान लेंगे तो आप हार जाएंगे। अगर हार नहीं मानेंगे तो कम से कम बाद में पछतावा तो नहीं होगा ना कि आपने हार मान ली थी, आपने मेहनत की, ठीक है। और अब बस बस कुछ बातें और कहना चाहूँगा कि जैसे मैथ्स में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैथ्स में स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है। केमिस्ट्री में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, केमिस्ट्री में आपको नोट्स बनाने हैं अच्छे, और रिवीजन अच्छे से करना है, स्पेशली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री का जो तरीका होगा आपका, होगा प्रैक्टिस, जैसे कि मैथ्स में मैंने बोला, ठीक है। और फिज़िक्स में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको 1-2 अच्छे क्वेश्चन आने चाहिए, जैसे कि विजय सर कराते हैं अपने लेक्चर्स में, वैसे आपको आने चाहिए एक से दो क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट पे। तो उससे क्या होगा कि आप काफ़ी अच्छे से उसका अप्लाई करना सीख जाएंगे, ठीक है। कंसेप्ट का एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में, ठीक है। और कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मेरी मेंस में रैंक काफ़ी बेकार आई है तो मेरा एडवांस में कोई चांस नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर किसी की रैंक 10,000 भी है तो वो मेंस में, अगर 10,000 है तो एडवांस में उसकी रैंक 5,000 या उससे भी बेटर आ सकती है। बस उसको हार नहीं माननी और वहीं से उस मेहनत करना स्टार्ट कर देना है। क्योंकि बात यह है कि मेंस में स्पीड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और एडवांस में एनालिटिकल स्किल्स इंपॉर्टेंट होती हैं। एनालिटिकल स्किल्स इंपॉर्टेंट होने का मतलब कि आपको कितना समझ आ रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? जो टाइम होता है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्वेश्चंस को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए कहूँगा कि मेंस से अपने एडवांस के जो स्किल्स हैं उनको कंपेयर मत कीजिए। अगर आपके पास मेंस की स्किल नहीं है तो हो सकता है एडवांस की स्किल हो, एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो एक बार ज़रूर ट्राई मारिए एडवांस पे भी। अगर मेंस में आपकी उतनी अच्छी रैंक नहीं है तो क्या पता एडवांस में अच्छी आ जाए, और हो सकता है आपको आईआईटी मिल जाए, ठीक है। तो जैसे कि मेरी भी मेंस में काफ़ी मतलब जो रैंक थी उसको ऑलमोस्ट मैंने हाफ कर दिया था एडवांस में, क्योंकि मेरे को पता चल गया था कि मेरे को ये पता था कि मेरे को टारगेट क्या करना है, ठीक है। तो आपको भी थोड़ा सा जो टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना आना चाहिए एडवांस के लिए, तो अपने आप आपकी रैंक इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि फोकस रहिए, और हर दिन आप अपनी टारगेट के क्लोज जा रहे हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप प्रिपरेशन अच्छी रखिए अपनी, कम से कम डिस्ट्रैक्शंस रखिए अपनी लाइफ में, ठीक है। तो मेरी तरफ से बस इतना ही। और मैंने भी एक यूट्यूब चैनल खोला है आप सबके लिए, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो मेरी तरफ से बस इतना ही। तो थैंक यू सर फिर से, और ऑल द बेस्ट है सभी जो स्टूडेंट्स हैं।